दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, प्रसाद जी के अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक में हमने देखा कि किस प्रकार रामगुप्त शकराज से संधि के लिए ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाती है, लेकिन चंद्रगुप्त उसकी रक्षा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नाटक के द्वितीय अंक की ओर। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन। बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह है, जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके कहती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। और देखकर कहती है, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। और सोचकर फिर कहती है, ठीक, इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। और वह सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही। वो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है, दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है। और वह गाने लगती है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहां से आया, यौवन तेरी चंचल छाया। और चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। तभी शकराज का प्रवेश होता है। हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है, जिससे कोमा को नहीं देखता। शकराज कहता है, पिंगल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया। नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं, तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। और सोचकर कहता है, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर शकराज कहता है, अरे कोमा, कोमा। कोमा कहती है, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है। शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर कहता है, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा, तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो। कोमा कहती है, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब। शकराज कहता है, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं, उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। कोमा कहती है, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं। मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है। शकराज कहता है, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता, मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास
मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। शकराज कहता है, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा कहती है, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? शकराज चिढ़कर कहता है, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़े हो। मेरे पास आओ। कोमा कहती है, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। शकराज कहता है, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा फिर दृष्टि से देखती हुई कहती है, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है। पिंगल का प्रवेश होता है। शकराज पूछता है, कहो जी, क्या समाचार है? पिंगल कहता है, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा। या तो अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि नियमों को स्वीकार करें। शकराज उत्सुकता से कहता है, तो वे समझ गए? पिंगल कहता है, दूसरा उपाय ही क्या था? ये छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। शकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। हैं? तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। पिंगल कहता है, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। शकराज कहता है, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। पिंगल कहता है, वे भी साथ ही आएंगी। शकराज कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। पिंगल का प्रस्थान होता है। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चार सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं और नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। परली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधुर लहर उठाने वाली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने। सब झूम रहे अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है।
लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली। इस गीत के बाद नर्तकियां जाने लगती हैं। तभी एक सामंत कहता है, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। चकराज कहता है, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती है। दूसरा सामंत कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत कहता है, क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है और कहता है, हमसे? तीसरा सामंत कहता है, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत कहता है, तो फिर आओ तुम ही से निपट लें। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। चकराज खिंगल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लेवा जाता है और सूर्यनाद होता है। चकराज कहता है, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल पुनः प्रवेश करके कहता है, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। चकराज गर्व से कहता है, तब विलंब क्यों? उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय कहता है, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। चकराज पूछता है, क्या? खिंगल कहता है, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। उसकी मर्यादा। चकराज ठठाकर हंसते हुए कहता है, क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। खिंगल कहता है, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। चकराज हंसकर कहता है, अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना? तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। और खिंगल का प्रस्थान होता है। कोमा कहती है, महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? चकराज चौंक कर कहता है, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है। मेरे समीप आओ कोमा। कोमा कहती है, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। चकराज संभल कर कहता है, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? कोमा निर्विकार भाव से उत्तर देती है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। चकराज झुंझला कर कहता है, तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा कहती है, वे मेरे पिता तुल्य हैं। उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। चकराज अव्यवस्थित होकर कहता है, अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। कोमा कहती है, राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर अलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो, कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। चकराज संकोच से कहता है, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह कहती है, तब भी यह बात? चकराज सशंक होकर कहता है, कौन सी बात? कोमा उत्तर देती है, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? चकराज बात उड़ाते हुए हंसकर कहता है, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से कहती है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? चकराज कहता है, जो विषय न समझ में आवे उस पर विवाद न करो। कोमा खिन्न होकर कहती है, मैं क्यों न करूं? ठहर कर पुनः कहती है, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश होता है। चकराज संभ्रम से खड़ा होकर कहता है, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव कहता है, कल्याण हो। और कोमा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया।
तू उदास क्यों है? चक्राज की ओर मूक दृष्टि से देखने लगता है। चक्राज कहता है, आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उससे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से कहता है, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे, उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी, यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। चक्राज क्षोभ से कहता है, भावी पत्नी? मिहिरदेव कहता है, अरे, क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। चक्राज कहता है, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। वीरदेव कहता है, राजनीति राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, तो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। शकराज कहता है, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहां से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूं। और वह प्रस्थान करता है। मिहिरदेव कहता है, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से कहती है, पिताजी, और खड़ी रहती है। मिहिरदेव कहता है, बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। ताड़ना में बड़ा मोह है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदायी और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा क्या करुण होकर कहती है, तोड़ डालो पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे? ना, ऐसी कठोर आज्ञा न दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए कहता है, यहां तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा कहती है, तो चलूं? और एक बार चारों ओर देखकर कहती है, एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ कहता है, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए कहती है, तब एक क्षण मुझे। मिहिरदेव कहता है, पागल लड़की, अच्छा, मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले। और वह जाता है। कोमा कहती है, जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कंपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलूं? यही ठीक है। पिताजी, ठहरिए, मैं आती हूं। चक्राज प्रवेश करके कहता है, कोमा? कोमा कहती है, जाती हूं राजा। चक्राज भयभीत होकर उसे देखता हुआ कहता है, ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा कहती है, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। चक्राज कहता है, कोमा, पिताजी के साथ? कोमा कहती है, पिताजी के साथ।
शकराज कहता है, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा खिन्न होकर कहती है, प्रेम का नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता है, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। शकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ कहता है, भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। कोमा कहती है, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। वह जाती है और शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। तभी प्रहरी प्रवेश करके कहता है, महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? शकराज कहता है, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज कहता है, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए। सोचकर कहता है, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। और वह जाता है। त्रिवेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त कहता है, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामिनी कहती है, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त कहता है, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामिनी कहती है, लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त कहता है, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है? चंद्रगुप्त कहता है, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है। शकराज का प्रवेश होता है। दोनों चुप हो जाते हैं और वह दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज पूछता है, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, यह मैं आ गई हूं। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है? एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से कहती है, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कहता है, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रगुप्त कहता है, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? शकराज कहता है, ठहरो, और दोनों को ध्यान से देखता हुआ कहता है, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव स्वामिनी कहती है, हैं? चंद्रगुप्त भी करता है, हैं? शकराज कहता है, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त कहता है, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कहती है, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा कहता है, ओह भयानक, और व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रे। चंद्रगुप्त कहता है, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा।
चंद्रगुप्त कहता है, तो डरता कौन है? और दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबरा कर कहता है, हैं? यह क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। गोस्वामिनी कहती है, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर कहता है, मैं कहता हूं न। चंद्रगुप्त कहता है, वाह रे कहने वाले। और ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा होकर कहता है, हैं? यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त कहता है, मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। और शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध होता है और शकराज की मृत्यु हो जाती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल मच जाता है। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेरकर संवेद स्वर से वे ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार करते हैं, ध्रुव स्वामिनी की जय हो। और यहाँ तृतीय अंक का पटाक्षेप होता है, दूसरा अंक समाप्त होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। तृतीय अंक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। और यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।